नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4। इसके पहले कि अगर आप चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो पर जाकर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री की भी क्लास 6 के यहाँ पर अध्याय वाइज यहाँ पर वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप उनको भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इन सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मानचित्र। तो शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था जहां पर हमने देशांतर रेखाएं और अक्षांश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों ने उसमें जानकारी ली थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और सीखेंगे मानचित्र के बारे में। तो आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मानचित्रों का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? एटलस बोल देते हैं, ठीक है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींचे गए मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में या किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ग्लोब से ज़्यादा जानकारी हमें मानचित्र से प्राप्त होती है। तो उसके लिए हमारे लिए मानचित्र ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो मानचित्र बहुत सारे तरीकों के होते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर तरीके आपको बताए गए हैं। एक आपका आ जाता है भौतिक मानचित्र, यानी कि फिजिकल मैप जिसे हम बोल देते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, अब ये फिजिकल मैप से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? अगर हमें किसी चीज़ की किसी क्षेत्र स्पेशल या किसी देश के बारे में उसकी फिजिकल मैप को लेके आते हैं तो उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? उससे हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को जो होते हैं उन्हें भौतिक या उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, ये जो उच्चावच शब्द है या भौतिक मानचित्र जो है ये हमें किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का पर्वत, पठार, नदियाँ, महासागर, इनकी सब के बारे में वहाँ की जानकारी ये देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मैप के बारे में, तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश विशेष के बारे में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र होता है, जिसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रकार जो आ जाता है वो आ जाता है थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। तो थीमेटिक मानचित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो थीमेटिक मानचित्र से हमें क्या जानकारी मिलती है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, इस प्रकार के मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक भी होते हैं। अब मानचित्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें उपयोग की जाती हैं? एक सबसे पहला जो उसका घटक इंपॉर्टेंट घटक होता है दूरी, दूसरा हो जाता है उसका दिशा, और तीसरा हो जाता है हम कौन से प्रतीक उसमें यूज करें, यानी कि कौन कौन से सिंबल से हम उसको बना रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूरी क्या है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कागज के पन्ने पर दर्शाता है, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसमें इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। या तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, तो यहाँ पर मान लीजिए किसी मैप या किसी स्पेशल एरिया के बारे में आपका दिया गया है, वहाँ पर आपके विद्यालय से आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर है, लेकिन उसमें उस दूरी को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर के बराबर हुआ। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप कि जो वहाँ पर मानचित्र में जो पैमाना यूज किया गया है 1 किलोमीटर बराबर क्या यूज किया गया है? 1 किलोमीटर बराबर
ये 10 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ पर ये हमारा पैमाना बन जाएगा, या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। यानी कि जहाँ जहाँ हमारे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी जैसे ही मानचित्र पर दिखेगी, वो 1 सेंटीमीटर नहीं, ओरिजिनल दूरी वो 5 किलोमीटर की होगी। तो इस तरह से वो हमारा पैमाना बन जाता है। ठीक है, जिसे मानचित्र 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने का मानचित्र कहेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए आप इससे एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमें किसी छोटी सी जगह के बारे में ज़्यादा डिटेल की जानकारी चाहिए, यानी कि हमारे किसी एक क्षेत्र विशेष, एक स्टेट या उसके अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं और उसका हमें मानचित्र दिया गया है, तो उसमें बड़ा पैमाना यूज किया जाएगा। यानी कि छोटी सी, जैसे मान लीजिए उसमें कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर के बराबर है, ऐसा यूज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम उसको बड़ा पैमाना बोलेंगे, बड़े पैमाने के मानचित्र, क्योंकि वो हमें डिटेल जानकारी दे रहा है किसी स्पेशल क्षेत्र के बारे में। और अगर मान लीजिए हम अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें हम जो छोटा स्केल यूज करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम 1000 किलोमीटर के बराबर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि वो क्या हुआ, वो हमने छोटी, जो कागज में दूरी हमने 1 सेंटीमीटर लिखी, एक्चुअल में दूरी कितनी है 500 किलोमीटर। लेकिन जो दूसरा हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी ली थी, उसका पैमाना माना कि 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर के था। यानी कि वहाँ पर हमने बड़ा पैमाना कंसीडर किया, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए वो बड़े पैमाने का मानचित्र कहा जाएगा। और बड़े पैमाने के मानचित्र हमेशा ज़्यादा डिटेल देते हैं इन कंपेयर टू छोटे पैमाने के मानचित्र, तो यह ध्यान में रखना। ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है, इस छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गाँव या शहर को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम बड़े पैमाने का उदाहरण उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र में 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आप मैप दिया गया है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम दिशा के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, ये दिशा के बारे में है, ये दिशा सूचक है। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर की जो साइड है आपको उत्तर है और नीचे की साइड दक्षिण है, और इधर की साइड आपको यहाँ पर पूर्व दिख रही है, और ये आपका यहाँ पर पश्चिम हो जाता है। और इनके बीच में भी 4 साइड्स और दी गई हैं। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो साइड है उसे उत्तर पूर्व बोल देते हैं, जो पूर्व और दक्षिण की साइड उसे दक्षिण पूर्व बोल देते हैं, जो यहाँ पर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की साइड उसे दक्षिण पश्चिम बोल देते हैं, और जो यहाँ पर पश्चिम और उत्तर के बीच में उसे उत्तर पश्चिम बोल देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये साइड्स दिखाई गई हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ की तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दर्शाया गया है। वे प्रथम दिग्बिंदु कहे जाते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं जैसे कि उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया तथा उत्तर पश्चिम हो गया। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाएंगे, यहाँ पर आप पता लगाना है इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। जैसे कंपास जो हमारा होता है वो दिक्सूचक यंत्र होता है, यानी कि ये क्या होता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगर हम पृथ्वी पर इसे फ्री स्टेट में छोड़ देते हैं तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिससे हम उत्तर और दक्षिण का पता लगा सकते हैं। उसके बाद बची हुई बाकी डायरेक्शंस का भी पता लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रतीक के बारे में कि प्रतीक की जानकारी का क्या महत्व है मैप में। यदि किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम कोई मानचित्र मैप तैयार करें, तो उस कंडीशन में अगर हमें किसी पहाड़ को दिखाना है, किसी पठार को दिखाना है, किसी नदी को दिखाना है, तो इस तरह से हम नदी की ड्राइंग, पहाड़ की ड्राइंग, पठार की ड्राइंग ये बनाना तो संभव नहीं है कि हम हर जगह इन सारी ड्राइंग्स को बना सके। तो उनके लिए कुछ प्रतीक और कुछ सिंबल यूज कर लिए जाते हैं कि पहाड़ के लिए कोई सिंबल यूज कर लिया गया, नदी के लिए कोई सिंबल यूज कर लिया गया, और इसी तरह से पठार के लिए कोई सिंबल यूज कर लिया गया, और उस सिंबल के अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ पर दिखा देते हैं। और बाद में उसका मेजरमेंट नीचे लिख देते हैं कि ये सिंबल हमारा ये चीज़ दिखा रहा है, ये सिंबल हमारा ये चीज़ दिखा रहा है, जिससे हम आसानी से उन चीज़ों को समझ भी जाते हैं और वो मानचित्र पर आसानी से दिखाई भी जा सकती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि रेलवे लाइन, तो इस तरह की
देखिए बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर बड़ी लाइन हो गई, ये मीटर लाइन होगी और ये रेलवे स्टेशन की जानकारी हो गई। इस तरह से पक्की और कच्ची, तो ये पक्की और कच्ची सड़कों के बारे में ये सिंबल्स हो गए। ठीक है, सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए हो गया, ये राज्य और ये जिला की सीमा के लिए हो गया। नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल, तो ये होगी नदी की जानकारी, ये कुआं हो गया, ये तालाब हो गया, ठीक है, नहर हो गया और ये हमारा पुल हो गया। तो इस तरह से इन सिंबल्स के द्वारा इनको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिससे आसानी से ये मैप में एडजस्ट भी हो जाएंगे और हम उनके बारे में डिटेल में जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा होता है यहाँ पर प्रतीकों का यूज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेखा चित्र क्या होते हैं? रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित न होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को, अब देखिए मैंने अभी बताया कि मैप क्या होता है। मैप में जो 3 उसके संघटक होते हैं, एक तो हमारा दिशा हो गया, दूसरा हमारा दूरी हो गया और तीसरा हमारा यहाँ पर प्रतीक हो गया। उन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा मैप तैयार हो जाता है और फिर उसमें हम पैमाना मेजर करते हैं। एक बड़ा पैमाना होता है और एक भी छोटा पैमाना होता है। अगर हमें डिटेल में किसी की जानकारी यूज करनी है तो हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र को देखेंगे, और अगर हमें एक व्यू देखना है किसी देश का, किसी एक स्पेशल बड़े से एरिया का, तो उस कंडीशन में छोटे पैमाने वाले मानचित्र को देख के उसको जान जाते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी स्टेट के बारे में जानना है तो आपको बड़ा पैमाना यूज करना पड़ेगा। और साथ में उसके बाद रहता है यहाँ पर रेखा चित्र। तो रेखा चित्र क्या होता है? अब यहाँ पर मैप और रेखा चित्र में अंतर होता है। देखिए रेखा चित्र क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि हमें किसी स्पेशल जगह का नाम लेता है कि वहाँ तक हमें जाना है, तो आप क्या करते हैं कि अगर आपको उसकी जानकारी है तो आप उससे एक रफ मैप बना देते हैं। मतलब आप यहाँ से इधर जाइएगा, इधर मुड़ जाइएगा और इधर से इधर चले जाइएगा। इस तरह से आप एक रेखा चित्र तैयार करके उसको दे देते हैं। तो वो भी एक मैप की तरह वर्क करता है और वो उसको देखते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन उसमें और मैप में अंतर क्या होता है? उसमें हम कोई भी पैमाना मेजर नहीं करते, कोई भी पैमाना लेकर नहीं चलते कि ये इतने सेंटीमीटर की दूरी इतने मीटर के बराबर होगी। मतलब कोई भी उसका पैमाना नहीं होता, बिना पैमाने का वो जो बनाया जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? रेखा चित्र बोल देते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? रेखा चित्र मानचित्र। ठीक है, खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा कोई एरिया है और उसका बड़े पैमाने पर जो खींचा गया खींचा गया रेखा चित्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। अब मान लीजिए आपको कोई घर बनवाना है तो आपको जो कमरे हैं, कमरों की जानकारी जो भी उसमें घरों में बनाई जाती है उस चीज़ का एक खाका बना दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम खाका बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों में डिफरेंस जनरेट होते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर अध्याय नंबर 4 जो कि था मानचित्र। तो इस तरह से यहाँ पर ये सीरीज़ कंटिन्यू जारी रहेगी और मैंने बताया है कि मैं एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।